1970 के दशक की शुरुआत में नासा के वैज्ञानिक जोसेफ ब्लूमरिक ने इस सिद्धांत का खंडन किया कि इज़ीकियल ने जो देखा वो एक अंतरिक्ष यान था। जोसेफ ब्लूमरिक बहुत ही जाने माने रॉकेट साइंटिस्ट हैं। उन्होंने नासा के लिए मून प्रोजेक्ट पर काम किया था और एक रॉकेट इंजीनियर के दिमाग से इज़ीकियल की किताब के पहले भाग में जो लिखा था उसे पढ़ना शुरू किया। और कई महीनों की रिसर्च के बाद जोसेफ ब्लूमरिक ने ये निष्कर्ष निकाला कि इज़ीकियल ने अपनी आंखों देखी रिपोर्ट में जो कुछ बताया वो असल में एक तरह का स्पेसक्राफ्ट था। जोसेफ ब्लूमरिक ने द स्पेसशिप्स ऑफ इज़ीकियल नाम की किताब लिखी। कई साल बाद हैंस हर्बर्ट बायर नाम के एक जर्मन स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने इज़ीकियल की किताब के दूसरे भाग का एक खाका तैयार किया। इसमें इज़ीकियल को उड़ने वाले रथ को रखने के लिए खुली छत की इमारत बनाने को कहा गया था। इज़ीकियल का स्पेसशिप उस मंदिर में बिल्कुल फिट बैठता है जिसे हंस हर्बर्ट बायर ने रिक्रिएट किया था। तो हमें संकेत के माध्यम से यह सबूत मिल रहा है। यहाँ पर एक नासा इंजीनियर है और एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर है। दोनों को एक दूसरे के काम के बारे में पता नहीं है, लेकिन दोनों के काम एक पहेली की तरह फिट बैठ रहे हैं। कानून के किसी भी कोर्ट में ये बात सबूत के तौर पर मानी जाएगी। मुझे लगता है कि वैज्ञानिक खोई हुई सभ्यता की धारणा को स्वीकार नहीं करना चाहते, क्योंकि इसके प्रमाण बहुत ज्यादा अस्पष्ट होते हैं। ये इतना साफ नहीं है कि तुरंत सब कुछ सामने आ जाए, और नतीजा ये हुआ कि विज्ञान ने इस विचार को मान्यता नहीं दी। हमें और सबूत जुटाने होंगे, तभी लोग इसे मानेंगे। जिस ईश्वर पर मैं भरोसा करता हूँ उसे किसी व्हीकल की जरूरत नहीं है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए। पुरानी किताबों में जो कुछ लिखा गया था वो ईश्वर नहीं था, ये एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जीव था जिसे हमारे पूर्वजों ने गलत समझ लिया था। उन्होंने समझ लिया था कि ये दिव्य है, इनके पास शक्तियां हैं। और क्यों? क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को नहीं समझते थे। और यही वो बुनियादी सिरा है जो सभी एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरी पर लागू होता है। लेकिन जहां प्राचीन ग्रंथ हमारे अतीत के बारे में बहुत से सुराग देते हैं, वहां भौतिक सबूतों से ये चीजें और ज्यादा साफ होती जाती हैं। लेकिन क्या आधुनिक विज्ञान आखिरकार एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरी को साबित कर पाएगा? क्या ऐसा हो सकता है कि पृथ्वी की प्राचीन सभ्यताओं की पहुंच एडवांस टेक्नोलॉजी तक थी? देखिए, मुझे लगता है उन्हें कुछ ना कुछ तो जरूर मालूम था। आज के बड़े बड़े निर्माण स्थलों और खदानों में पत्थर खोदने, काटने और उठाने के लिए बड़ी मेगा मशीनों को काम में लिया जाता है। ये इंसान की बनाई चीजें अपने निर्माताओं को ही बौना बना देती हैं और आधुनिक हाइड्रोलिक तकनीक काम में लेकर हजारों लोगों का काम अकेले करती हैं। ऐसी मशीनों के बिना बिल्डर्स कभी भी आज की आसमान छूती इमारतें नहीं बना सकते थे। लेकिन हजारों साल पहले भी प्राचीन सभ्यताओं के लोग विशाल पत्थरों से बड़े पैमाने पर स्मारक और मंदिर बना रहे थे। ये बड़े बड़े ब्लॉक, जिनमें से कई तो 100 टन से भी ज्यादा वजनी हैं, आज के इंजीनियर्स के लिए भी चुनौती की तरह होंगे। पर हजारों साल पहले लोगों ने उन्हें ठोस चट्टान से काटा, मीलों दूर पहुंचाया और फिर जिस जगह लगाना था वहां उठाकर लगाया। पर कैसे? क्या उन्होंने इन बड़े बड़े पत्थर के ब्लॉक्स को हथौड़ों, छेनी और तांबे के तार से काटा होगा, जैसा कि मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजिस्ट का सुझाव है? क्या वो उन्हें बिना पुली सिस्टम या पहिए के उठाकर ले जा सकते थे? या फिर क्या प्राचीन सभ्यताओं के पास ऐसी एडवांस तकनीक थी जो अब विज्ञान के पास से खो गई है? गिजा में आपको सिर्फ पिरामिड ही नहीं मिलेंगे, बल्कि पिरामिड से जुड़े कई मंदिर भी मिलेंगे जिन्हें मिस्र के वैज्ञानिक घाटी मंदिर कहते हैं। आप कोई विशेषज्ञ नहीं है, फिर भी समझ जाएंगे कि वहाँ कुछ ऐसा है जो नॉर्मल नहीं है। जहाँ पिरामिड 2 से 3 टन के ब्लॉक से बने हुए हैं, ये मंदिर
जो पिरामिड की तुलना में काफी छोटे हैं। ये लगभग 100 टन के ब्लॉक से बने हुए हैं और कुछ तो 200 टन के ब्लॉक से भी बने हैं। मैं बताता हूँ आपको कि 100 टन कितना होता है। अगर आप 100 कारें लेकर उन्हें एक साथ चिपका देंगे तो 100 टन का एक ब्लॉक बनेगा। ये सवाल तो है कि इन ब्लॉक्स को वहां लाया कैसे गया, और दूसरा सवाल कि उन्हें 100 टन का ब्लॉक ही यूज क्यों करना था। ये बात समझ के परे है। पहाड़ी जितने बड़े ग्रेनाइट ब्लॉक से कुछ बनाने का कोई कारण नहीं मिलता। ये ऐसा है कि चलो कुछ बनाते हैं, लेकिन जितना हो सके उतना मुश्किल बनाएंगे। मुझे ये इसलिए यकीन है कि सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी काम में ली गई थी इन चट्टानों को बनाने के लिए, क्योंकि अगर हम आज एक पत्थर की खदान में जाएं तो वहां इसी तरह के काम करने के लिए जो मशीनरी काम आती है उसे देखिए, वो कितनी बड़ी होती है। प्राचीन एलियन सिद्धांत के सदस्य ये नहीं मानते कि दूसरे ग्रह के लोगों ने इन अद्भुत स्मारकों को बनाया होगा, पर ये जरूर मानते हैं कि उन्होंने हमारे पूर्वजों को किसी खास तरह के टेक्नोलॉजिकल नॉलेज और टूल्स दिए होंगे। इंजीनियरिंग विशेषज्ञ क्रिस डन ने कई दशकों तक इस बारे में शोध किया कि प्राचीन इजिप्शियंस किस तरह के कंस्ट्रक्शन टूल्स काम में लेते थे। इजिप्टोलॉजिस्ट ने हमें आमतौर पर ये सिखाया कि प्राचीन मिस्रवासियों के पास सिंपल टूल्स थे। वो अपना रोज का काम पत्थर की बॉल्स, तांबे की छेनी या तांबे की ट्यूब्स और रेत काम में लेकर डायराइट और ग्रेनाइट और कठोर चट्टानों में सुराख करते थे। इतने सालों में मैंने जो कुछ भी समझा उससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये धारणा बिल्कुल गलत है कि उनके पास सिंपल टूल्स थे। इजिप्ट में डन को प्राचीन स्थलों की जांच करने का मौका मिला। उन्होंने जिस बात का पता लगाया वो क्रांतिकारी भी साबित हुआ और विवादास्पद भी। अगर आप गीजा के पठार और उन सभी पत्थरों को देखें जो उन्होंने ग्रेट पिरामिड, काफ्रे के पिरामिड, मेनकारे के पिरामिड में लगाए हैं, अकेले ग्रेट पिरामिड में ही पत्थर के 25 लाख ब्लॉक्स लगे हैं। उन्हें सही साइज में काटकर सही जगह पर लगाने के लिए उनके पास जरूर अच्छे साधन होंगे। उनके पास साइट पर कोई रहता होगा जो कहता होगा कि मुझे इस साइज के ही ब्लॉक्स चाहिए, और फिर उस साइज का ब्लॉक काटा जाता होगा और फिर उसे लगाया जाता होगा। गीजा के उत्तर में मीलों दूर तक खोज करते हुए अबू रवाश में डन को एक सुराग मिला जब उन्होंने एक ग्रेनाइट ब्लॉक में एक गहरा कटाव देखा। जब मैंने पहली बार इसे देखा तो समझ नहीं पाया कि ये कैसे किया होगा। कई दिनों तक मैं इसी उलझन में घूमता रहा। कभी कभी सुबह 3 बजे उठकर सिर खुजाते हुए सोचता रहा कि उन्होंने ये कट कैसे किया होगा, और आखिरकार महसूस हुआ मुझे कि एक ही तरीके से वो उसको कट कर सकते थे, ऐसी एक आरी से जिसका डायामीटर कम से कम 35 फीट हो। इस सिद्धांत का कि प्राचीन इजिप्शियंस विशाल आरी काम में लेते थे, मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत प्रतिरोध किया। हालांकि डन इस बात पर दृढ़ थे। एक एक्स मशीनिस्ट होने के नाते मैं औजारों के निशान ढूंढता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ उनकी तलाश करता हूँ, और मुझ पर आरोप लग जाता है कि मैं जो ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मिल जाएगी, क्योंकि मैं उसे हमेशा फिल्टर के जरिए ही देखता हूँ। लेकिन सवाल यह है कि वो निशान वहाँ क्यों है। साफ दिख रहा है कि मशीन का निशान है, लेकिन उस वक्त मशीनें नहीं थीं। तो मेरा काम था मशीनों के निशान ढूंढना, जो कि मुझे वहां पर हर जगह मिल रहे थे। आपको मूर्तियों पर निशान मिलेंगे, खासकर लक्सोर म्यूजियम में। आमोन के बटक के साइड में जहां वो बेंच के साथ जुड़ा है, वहां एक अंडरकट है। ये औजार के फिसलने का निशान है, और मुझे लगता है कि वो औजार जरूर बेहतरीन ही होगा। डन का ये भी मानना है कि गीजा में जमीन में बने बड़े गड्ढे नाव के गड्ढे नहीं हैं, जैसा कि मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजिस्ट का दावा है, लेकिन असल में ये 35 फुट आरी रखने के लिए काम में लिए जाते थे। मेरे अंदाजे से वहां पर आरी के गड्ढे थे। इन गड्ढों में आरी रखी जाती होगी जिनसे उन पत्थरों को काटा जाता होगा जिनसे पिरामिड बनना होगा। एक और रहस्य है कि कैसे इन बड़े पत्थरों को ऊपर उठाया गया और किसी सटीक जगह पर रखा गया।
मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में हम देख सकते हैं कि बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए आपको बड़े औजार बनाने पड़ते हैं, जिससे बड़ी बिल्डिंग्स बनाना आसान हो जाता है। और ये ऐसी बात है जिस पर आर्कियोलॉजी ने कभी ध्यान नहीं दिया। दुनिया में 3 सबसे बड़े मानव निर्मित पत्थर लेबनान के बॉलबेक में टेम्पल ऑफ जुपिटर में मिलते हैं। हर एक का वजन अंदाजन 1000 टन या 9 लाख किलो से ज्यादा है। पास की खदानों में इससे भी बड़ा एक पत्थर है जिसे स्टोन ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन नाम से जाना जाता है। इस विशाल रेक्टेंगुलर ब्लॉक का वजन करीब 11 लाख किलोग्राम है। आज अगर इसे दूसरी जगह रखना हो तो 21 हैवी लिफ्ट क्रेन्स की ताकत लगेगी। अगर हम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात करें तो अगर कहीं कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, खास तौर पर कहीं दूर दराज पहाड़ी इलाकों में, तो उस मशीनरी को वहां कैसे लेकर जाएंगे आप? ये क्रेन्स और बाकी सब चीजें वो सब इतनी भारी होती हैं कि इन्हें उस हाइट पर ले जाना असल में पॉसिबल ही नहीं है। ये पत्थर पाम स्प्रिंग्स में एक प्रोजेक्ट से निकला है, जहां वो जितनी बड़ी एक्सकेवेटर ला सकते थे लाए हैं। उन्हें इसे ट्रक में लोड करने में बहुत परेशानी हुई। ये 5 टन से ज्यादा का है, करीब 5000 किलो का। मेगालिथिक टर्म्स में छोटा, लेकिन मॉडर्न मशीनरी से हैंडल करना मुश्किल है। हमें ये बात माननी पड़ेगी कि जिन्होंने पिरामिड बनाए उनके पास पहिए नहीं थे, चरखी नहीं थी, उनके पास लोहा नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था। उनके पास सिर्फ इंसानी ताकत थी और रस्सियां थी। लेकिन ये बात उन सबूतों से मेल नहीं खाती जो हमें मिले हैं। मैंने ऊपरी इजिप्ट में पुलिंग ऑपरेशन किया है। इस प्रोजेक्ट की अलग अलग स्टेजेस में हजारों लोग शामिल थे, पत्थर के बहुत नाजुक टुकड़ों को ढोने के लिए, जिनका वजन हजारों नहीं तो सैकड़ों टन तो होगा। हाँ, आप रस्सियां काम में ले सकते हैं, लेकिन आपको दूसरी मशीनों की मदद भी लेनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर प्राचीन सभ्यताओं के पास आधुनिक मशीनरी नहीं थी तो वो मेगाटन पत्थरों को कैसे उठाते और ले जाते थे? कुछ का मानना है कि उन्हें दूसरे ग्रह के लोगों ने तकनीकी मदद दी थी। आपको खुद से पूछना होगा क्यों वो ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे जो इतना ज्यादा मुश्किल है। तो वो ऐसा क्यों करेंगे? इसका जवाब है कि किसी कारण से वो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं था, बल्कि आसान था। इन विशाल पत्थरों को खदान से बिल्डिंग साइट तक कैसे पहुंचाया गया होगा, इसका एक बहुत ही छोटा विवरण हमें मिलता है। ये हम देख सकते हैं, मास्टर बिल्डर्स के पास कुछ ऐसा था कि वो किसी तरह की चीज पत्थरों पर डालते थे, जो कि कोई सफेद चीज थी और वो कागज जैसी चीज थी, और उसके ऊपर लिखते थे, और फिर वो पत्थर के ब्लॉक को धक्का देते और वो 6 फीट आगे बढ़ जाता, जैसे कोई जादू हुआ हो। तो क्या इतने सारे पत्थर जादू से उठाए गए थे? नहीं, कोई टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। और वो टेक्नोलॉजी क्या रही होगी? इतने सारे बड़े पत्थरों को ले जाने के लिए उन्हें उठाना पड़ा होगा, उन्हें किसी तरह वेटलेस बनाकर फिर किसी तरह की डिवाइस से हवा में उन्हें चलाया होगा। शायद कोई हाथ में पकड़ने की ऐसी डिवाइस, ठीक वैसे ही जैसे बीम वेपन होता है। प्राचीन मनुष्यों का बड़े बड़े ब्लॉक्स को हिलाने का तरीका सिर्फ एक रहस्य है। एक और रहस्य है उनके राजमिस्त्रियों की तकनीक का। पूर्व ऐतिहासिक सभ्यताओं ने कठोर ग्रेनाइट में इस तरह के मुश्किल डिजाइन पैटर्न को कैसे बनाया होगा? पाम स्प्रिंग्स, कैलिफोर्निया। कठोर पत्थरों को काटने और आकार देने के लिए मास्टर स्टोन मेसन और स्कल्प्टर रॉजर हॉपकिंस अलग अलग तरह के एडवांस्ड टूल्स काम में लेते हैं। मजबूत औजार जैसे डायमंड टिप्ड वायर और पॉलिशर्स उन्हें पास की खदानों से मिले बड़े बड़े ग्रेनाइट ब्लॉक को मनचाही कलाकृति बनाने में मदद करते हैं।
हालांकि इन हाईटेक टूल्स के बावजूद हॉपकिंस हजारों साल पहले की प्राचीन सभ्यताओं की नकल नहीं कर सकते। क्या इन एडवांस्ड इंजीनियरिंग तरीकों से हम ये साबित कर सकते हैं कि इंसानों को दूसरे ग्रह के प्राणियों से मदद मिली थी? कुछ कामों में मैंने इतनी बारीकी देखी है कि यकीन करना मुश्किल है। इसे हाथ से तो किया जा सकता है, लेकिन यकीनन इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसके अलावा इसे खींचने के लिए आपके पास कई सालों का अनुभव होना जरूरी है। मेरी राय में हमारे पास एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी को मानने के लिए सबसे ठोस सबूत है प्राचीन पत्थर काटने की तकनीक। क्योंकि अगर हम देखें तो आज हम खुद पत्थर की घिसाई का काम उस तरह नहीं कर सकते जितना अच्छे से हमारे पूर्वजों ने किया था। पुमा पुंकू बोलिविया में एक ऊंचे पठार पर स्थित एक बड़ा मंदिर परिसर है। मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे लगभग 200 ईसा पूर्व का माना है। यहां रहने वाले लोगों के पास न तो कोई लिखित भाषा थी और न ही पहिया, फिर भी न जाने किस तरह से उन्होंने दुनिया की सबसे जटिल संरचनाओं में से एक का निर्माण किया। एंशिएंट एलियन थियरिस्ट्स पुमा पुंकू को अलौकिक प्रभाव के स्पष्ट उदाहरण के तौर पर देखते हैं। पुमा पुंकू में हमें जो खंडर मिले हैं वो बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। पुमा पुंकू हमारे सारे लॉजिक खारिज करता है। पुमा पुंकू की खासियत ये नहीं है कि उसमें अलग अलग पत्थरों को परफेक्टली एक साथ जमाया गया है, बल्कि यहाँ के पत्थर इतने जबरदस्त डिजाइन के हैं कि इसे बनाने के लिए गणित के कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ी होगी। और मुझे लगता है कि वो कॉन्सेप्ट्स ऐसे होंगे जिन तक हमारा भी अभी पहुँचना बाकी है। फिर भी पता नहीं किस तरह अतीत में किसी ने इसे एक खास उद्देश्य के लिए बनाया, किसी ऐसे तरीके से कि आज के कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी कह दें कि ऐसा किया जाना संभव नहीं है। बोलिविया के ऊंचे इलाकों में पुमा पुंकू, इनमें से कुछ ब्लॉक्स 40 से 50 टन से ज्यादा भारी है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उनके पास पत्थर काटने की काबिलियत थी और हम आज से 5000 साल पुरानी बात कर रहे हैं। मेरा मतलब इस पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये कटिंग किए पत्थर जो यहाँ हैं बहुत कमाल के हैं। और ये अंदर की तरफ का कट, आप जरा यहाँ गौर कीजिए। इस तरह की कटिंग करना बहुत मुश्किल है, और अगर आज हम अपने औजारों से इस तरह की कटिंग करना चाहें तो ये बहुत मुश्किल होगा। चलिए अब इन अंदर वाले बॉक्स के बारे में बात करते हैं। मुझे डर था कि आप इस पर जरूर बात करना चाहेंगे। ये बेहतरीन कामों में से एक है। मेरा मतलब, अगर हमें आज ऐसा कुछ बनाना होता तो हम इन्हें कंप्यूटर से चलने वाली CNC मशीनों से बनाते हैं, जिनमें डायमंड टिप्स हैं, और हमारे पास टेम्पलेट होते हैं जिन्हें कंप्यूटर फॉलो करते हैं, और फिर भी ये इतना परफेक्ट नहीं बन पाते। क्योंकि भले ही आप कह सकते हैं कि ये टुकड़ा टूट गया है, पर यहाँ पर कहीं भी इम्परफेक्शन नहीं दिख रहा। और ये ऐसा है कि अगर आप वहाँ इन किनारों पर अपनी उंगली रखकर उंगली पर थोड़ा सा दबाव डालेंगे तो उंगली कट जाएगी। इसके किनारे इतने शार्प हैं। लेकिन प्राचीन लोगों ने ऐसी टेक्नोलॉजी कहां विकसित की? क्या सच में ऐसा हो सकता है कि दूसरे ग्रह के प्राणियों ने उन्हें अलग अलग निर्माण विधियां और उपकरण दिए हों? जब मैंने इन ब्लॉक्स को देखा तो लगा ही नहीं कि इन्हें काटा गया है। पहली बात मेरे दिमाग में यही आई कि ये फ्रैंक लॉयड राइट के टेक्सटाइल ब्लॉक सिस्टम जैसा ही लग रहा है, जिसे उन्होंने 1920 के दशक की शुरुआत में अपने कैलिफोर्निया के घरों में इस्तेमाल किया था। और उन्होंने बस
कंक्रीट को सांचों में डाला था। प्राचीन इनकन लेजेंड्स हैं जो कहती हैं कि उनके पास पत्थर को नरम करने की काबिलियत थी। आप साक्साई हुआमान को ही देख लीजिए। हम इन बड़े पत्थर के ब्लॉक्स, बड़ी पत्थर की दीवारें देखते हैं जहां ऐसा लगता है कि उन पत्थरों को पिघलाया गया हो और फिर उन्हें जगह पर रखा गया और फिर वो पत्थर हार्ड हो गए। पुमा पुंकू के उत्तर में कई 100 मील की दूरी पर माचू पिच्चू पेरुवियन एंडेस के सबसे ऊपर स्थित है, जिसे 5वीं शताब्दी में इनकास ने बनाया था। इस पत्थर के गढ़ को लगभग 100 साल बाद अचानक छोड़ दिया गया। पुमा पुंकू की तरह माचू पिच्चू में भी एडवांस्ड इंजीनियरिंग के संकेत मिलते हैं और शायद पत्थरों को पिघलाने के भी। मैं सोचता हूँ जो कोई भी इसके पीछे था, उसने इस प्रक्रिया को शुरू से आखिर तक सोच रखा था। उन्होंने चट्टान की खुदाई नहीं की और फिर तय किया कि हम इन्हें वहां कैसे ले जाएंगे। वो जिस भी टेक्निक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले थे, उसके बारे में शुरू से आखिर तक जानते थे कि क्या करना है, इसलिए ये उनके लिए मुश्किल नहीं था। आज इंडस्ट्री में एक कहावत बहुत आम है, कीप इट सिंपल स्टूपिड। अपने अनुभव के आधार पर माइक डन का मानना है कि माचू पिच्चू की महान दीवारों को बनाने का सबसे आसान तरीका ये रहा होगा कि छोटी चट्टानों को साइट पर ले जाकर पिघलाकर सांचों में ढालते हुए सही परिमाप और आकार देना। इससे दीवार बनाने में आने वाली कई सारी मुश्किलें खत्म होंगी। आपके पास शेप्स हैं और सबकी साइज एक ही है, इसलिए इस बात की गारंटी है कि अलग अलग कारीगरों से काटे जाने के बाद भी ये एक साथ अच्छे से फिट हो जाएंगे। चट्टानों को पिघलाना और फिर उन्हें मोल्ड में डालना, पत्थरों के टुकड़ों को पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा गर्मी की जरूरत होती है। मेरे पास एक पत्थर की मशाल है जिससे मैं कभी कभी ग्रेनाइट को आकार देने का काम करता हूँ और इसमें 3000 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर जाता है। 3000 डिग्री बहुत ज्यादा होता है। जब हम अपने पूर्वजों को देखते हैं और हमें एक ऐसी टेक्नोलॉजी दिखती है जो उनके बस की बात नहीं थी, तो सिर्फ 2 संभावनाएं बचती हैं कि या तो ये ईश्वर ने किया, जो हम नहीं मानते, या किसी दूसरे ग्रह से कोई हाई टेक सिविलाइजेशन के लोगों ने आकर उन्हें बताया कि ये कैसे करना है और फिर अपना मटेरियल और टूल्स लेकर वापस चले गए। इसके पीछे आइडिया ये है कि इन प्राचीन स्मारकों को किसी भी दूसरी दुनिया के लोगों ने नहीं बनाया था, हमने बनाया था, इंसानों ने, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी की मदद से। देखिए, ये पूरी तरह संभव है कि दूसरे ग्रह से लोग आए हों, उन्होंने चीजों को करने के तरीके बताए और शायद वो अपना रिकॉर्ड छोड़ना चाहते थे। मतलब अगर आप एक स्थायी रिकॉर्ड छोड़ना चाहते हैं तो केवल पत्थर में ही ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर दूसरे ग्रह के एडवांस्ड प्राणी सच में अपनी टेक्नोलॉजी को पृथ्वी पर लाए थे, तो प्राचीन अंतरिक्ष यात्री अपना कोई न कोई टूल भी छोड़ गए होंगे। पुमा पुंकू और इजिप्ट के पिरामिड जैसी विशाल महापाषाण संरचनाओं के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके रहस्य बने हुए हैं, लेकिन उन्हें बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले औजारों का क्या? वे कहां हैं और क्या वो इस बात का सुराग दे सकते हैं कि इन विशाल पत्थर की संरचनाओं का निर्माण कैसे किया गया? बहुत सारे वास्तविक प्राचीन रहस्यमय काम ऐसे वक्त में हुए जब स्टील नहीं था और उनके पास जो कॉपर था, हाँ, वो इसे ठंडे हथौड़े से मारकर सख्त कर सकते थे, लेकिन इससे बसॉल्ट और ग्रेनाइट की चट्टानों में गड्ढा नहीं बन सकता। तो उन्हें और ज्यादा लेबोरियस टेक्निक का इस्तेमाल करना होगा। उनके पास किसी तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी थी जिसे मैं देख नहीं पाया, और मैं इस बिजनेस में 40 सालों से हूं।
असल में टूल्स और मशीनें पिरामिड बनाने के काम के बराबर ही रही होंगी। उन मूर्तियों को इतने उच्च स्तर की सटीकता के साथ तैयार करना, उन बक्सों को सटीकता के साथ तैयार करना जो हम अपनी निरीक्षण प्रयोगशाला में बनाते हैं। पर सवाल यह है कि ये टूल्स हैं कहां? उन्नीसवीं सदी के आखिर में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट सर फ्लिंडर्स पीटरी ने इजिप्ट को खंगाला, सबसे बड़ी नहीं बल्कि सबसे छोटी चीजों की तलाश में। पेट्री मिस्रवासियों की तकनीकी उपलब्धियों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित थे, खास तौर पर प्रारंभिक मिस्रवासी। वो लगातार इस बात की तलाश कर रहे थे कि उन्होंने चीजों को कैसे बनाया, उन्होंने चीजों को कैसे विकसित किया और कैसे वो लगातार अपने टूल्स को सही करते रहे। हमें सिखाया जाता है कि प्राचीन मिस्रवासियों के पास सिंपल टूल्स थे, और पिटरी ने जो जानकारी दी वो ऐसी जानकारी है जो असल में उस धारणा के एकदम उलट है। ये ड्रिल होल का एक उदाहरण है। आपको इस पे बहुत महीन रेखाएं दिख रही होंगी। आप इसकी तकनीक देखिए जो इसे इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई थी। आप देख सकते हैं कि हर तरह से एक आदर्श होल है। ये डायराइट कटोरे का एक टुकड़ा है। ये सबसे कठोर चीजों में से एक है, और आप इस टुकड़े पर देखिए एक लेथ मार्क है। ये वाकई इंटरेस्टिंग है कि वो इतनी कठोर चीज में ऐसा निशान बनाने में कामयाब रहे। हालांकि पीटरी को जो भी टूल्स मिले थे उनमें से एक बाकी सबसे अलग था। ग्रेट पिरामिड के अंदर काम करते हुए पीटरी को ग्रेनाइट से बनी एक ट्यूबुलर ड्रिल मिली। प्राचीन मिस्रवासियों के बीच ट्यूबुलर ड्रिल्स काफी सामान्य थी। पेट्री को उनमें से कई मिली। गीजा में उसे जो मिला उसके बारे में दिलचस्प बात यह है कि ये इतना कठोर पत्थर था जिसे सावधानी से उकेरा गया था। सटीक चूड़ियां बनाई गईं। जैसा कि आप देख सकते हैं इस पर बहुत महीन निशान हैं। ये रेखाएं एक दूसरे से कुछ मिलीमीटर दूर हैं। ये भी देख सकते हैं कि ये कैसे चारों ओर घूमती है, बहुत ही एक्यूरेटली। शायद ही कोई टेढ़ी लाइन होगी। इससे वो बिल्कुल हैरान थे। वो जीवन भर इसे कभी भूल नहीं पाए। उनकी थ्योरी ये थी कि मिस्रवासियों के पास हीरे या किसी तरह के गहने रहे होंगे जिससे वो इन्हें काटते थे। इन ड्रिल लाइनों को बनाने पर पेट्री की इस थ्योरी के बारे में इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उन्हें प्राचीन मिस्र में कभी हीरे नहीं मिले। तो वो कहाँ थे और कहाँ चले गए हम नहीं जानते। अगर एंशिएंट इजिप्शियंस के पास हीरे नहीं थे तो ग्रेनाइट ड्रिल पर सटीक खांचे कैसे काटे गए? क्या पीटरी को अलौकिक लोगों के बनाए हुए टूल मिले? मशीनिस्ट एक्सपर्ट क्रिस डन ने प्राचीन इजिप्शियंस के मिले हुए टूल्स और तकनीक को काम में लेकर अपनी खुद की ग्रेनाइट ड्रिल बनाकर इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश की है। मिस्र के वैज्ञानिक सिद्धांत का टेस्ट करने के लिए कि एंशिएंट इजिप्शियन ग्रेनाइट में ड्रिल कैसे करते थे, मैंने एक ट्यूब ली और उस पर एक क्रैंक लगाया है। मैंने इसमें रेत और सिलिकॉन कार्बाइड यूज़ किया है और कई घंटों तक ग्रेनाइट के इस टुकड़े में घुमाने और ड्रिलिंग करने के बाद आखिर ये इतना गहरा हो गया है कि मैं इसके कोर तक पहुंच गया हूँ। और इसका कारण वास्तव में सतह को देखना था, सिर्फ सुराख ही नहीं बल्कि कोर की सतह भी। अगला कदम था अपने ड्रिल कोर की तुलना पीटरी म्यूजियम में रखी एक लेटेक्स कॉपी से करने के लिए एक हाईटेक इंडस्ट्रियल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना। हमारे माइक्रोस्कोप के नीचे वो कोर है जिसे हमने तांबे की ट्यूब से और रेत से ड्रिल किया, और आप कोर की सतह को देखिए, धारियां ज्यादा साफ नहीं दिख रही हैं। रेत और तांबे का इस्तेमाल करने वाले टूल्स के फीड करने के कुछ खास निशान नहीं दिख रहे। ये लीजिए मैं आपको दिखाता हूं। और जब मैं लेटेक्स ला रहा हूं जो उन्होंने पीटरी म्यूजियम में कोर में लगाया है, तो हमें कुछ बिल्कुल अलग देखने को मिलता है।
धारियां बहुत स्पष्ट हैं और काफी गहरी हैं। गहरे राज डिटेल में ही पता चलते हैं और इस खास आर्टिफैक्ट की डिटेल्स को ही मैं वो सुराग मानता हूँ जिसके कारण हम प्राचीन मिस्रवासियों को उस लेवल की टेक्नोलॉजी का क्रेडिट दे सकते हैं। अपनी खोज से प्रेरित होकर क्रिस डन ने अपने सटीक उपकरणों का उपयोग करके और भी कई प्रयोग किए। तो आप देख सकते हैं ये एक इंस्पेक्शन सरफेस प्लेट है और शायद 1 इंच के 2000वें भाग तक ये महीन है, यानी इंसान के बाल के 10वें हिस्से के बराबर। जब मैं सेरापीएम के अंदर गया तो सच में ताज्जुब में पड़ गया और मैंने ये गेजेस वहां की सतह पर रखे और देखा वो उसमें थे जिसे मैं इन पर्टिकुलर गेजेस की टॉलरेंस मानता हूं। अगर आप इस ब्लेड की धार के नीचे कागज का टुकड़ा रखें, बस कागज का ही टुकड़ा आपको वहां रखना है, आप देखेंगे कि इसमें से लाइट छन के जा रही है और इसीलिए ग्रेनाइट बॉक्सेस के अंदर प्रिसिशन मैं कहूंगा आराम से 1 इंच के लगभग 2000 भाग से भी कम ही होगा, क्योंकि ये टॉलरेंस इत्तेफाक से नहीं आ सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बहुत ही शॉकिंग था मेरे लिए। इजिप्ट जाना और 2000 साल पुराने किसी ढांचे में बिल्कुल वैसी ही प्रिसिशन देखना शानदार एक्सपीरियंस रहा। मुझे अच्छा लगा, ऐसा बार बार देखने को नहीं मिलता। जारी रखने के लिए पार्ट 3 जरूर देखें और हाँ, ऐसे ही हमारे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं स्पेस गुरु देखने के लिए। धन्यवाद।